हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड लॉ, जहां कानून की बातें होती हैं बिल्कुल आसान भाषा में। क्या आपको पता है कि इंडिया में खेती से होने वाली हर कमाई टैक्स फ्री नहीं होती? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक किसी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कहने के लिए कुछ कड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या टैक्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 की एग्जेम्पशन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A की डेफिनेशन और सुप्रीम कोर्ट के वो लैंडमार्क केस लॉस जो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी मेहनत खेती है या बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। ये सेक्शन बताता है कि एग्रीकल्चर इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती, एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेंट्रल टैक्स। इस पर टैक्स लगाने की पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और वहीं सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A, इस सेक्शन में एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन दी गई है और सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A के मुताबिक 3 तरह की इनकम इसमें आती है। पहला है रेंट और रेवेन्यू, ऐसी ज़मीन से मिलने वाला रेंट या रेवेन्यू जो इंडिया में हो और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही हो। दूसरा ऑपरेशंस एंड प्रोसेसिंग, खेती करने से या खेती के प्रोडक्ट को मार्केट के लायक बनाने के लिए प्रोसेस करने से या उस प्रोडक्ट को बेचने से मिलने वाली इनकम। और तीसरा है फार्म बिल्डिंग, खेती की ज़मीन पर बनी बिल्डिंग जैसे स्टोर हाउसेस या रहने का घर, उससे मिलने वाली जो भी इनकम है। ये सभी एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास अर्बन लैंड एक्सेप्शंस। हर खेती की ज़मीन से होने वाली इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती। अगर लैंड इन एरियाज़ में है तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड। जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा हो, अगर वहाँ पे कोई लैंड सिचुएटेड है और वहाँ से कोई इनकम आ रही है तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। सिमिलरली कुछ स्पेसिफाइड डिस्टेंस रूल भी दिए गए हैं, जैसे कि पॉपुलेशन के हिसाब से लिमिट बढ़ती है। जैसे पॉपुलेशन अगर 10,000 से 1 लाख है, अगर ज़मीन 2 किलोमीटर के अंदर आ रही है तब भी क्या होगी? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। अगर 1 लाख से 10 लाख है और अगर ज़मीन 6 किलोमीटर के अंदर आ रही है तब भी वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो विद इन 8 किलोमीटर जो भी एरिया आएगा और उससे जो भी इनकम होगी वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक कंडीशन फॉर एग्रीकल्चरल इनकम कि एग्रीकल्चर इनकम कहने के लिए ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है रेंट एंड रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, इनकम का डायरेक्ट सोर्स ज़मीन होनी चाहिए। दूसरा लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, अगर ज़मीन फॉरेन देश में है तो वो टैक्सेबल होगी। देन है यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ज़मीन पर खेती का काम होना ज़रूरी है। इसी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है CIT वर्सेस राजा बेनोय कुमार सहस-रॉय, 1957 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि एग्रीकल्चर का असली मतलब है बेसिक ऑपरेशन, जैसे कि हल चलाना, बीज बोना, पौधे लगाना। और अगर जंगल में अपने आप पेड़ उग गए हैं यानी कि स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, तो वो एग्रीकल्चर नहीं है। उसमें इंसानी मेहनत यानी कि ह्यूमन स्किल या लेबर नहीं लगी है, तो वो जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं होंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं ये वो काम हैं जो ज़मीन पर खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले किए जाते हैं, जैसे कि टाइलिंग, हल चलाना, सोइंग, बीज बोना और प्लांटिंग, पौधे लगाना। इनमें ज़मीन पर इंसानी हुनर और मेहनत यानी कि ह्यूमन स्किल एंड लेबर का खर्च होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ ये काम हो रहे हैं तो ये क्या है? जो भी उससे इनकम रिसीव हो रही है तो वो क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस यानी कि बाद के काम, ये वो काम हैं जो खेती शुरू होने के बाद फसल को
बचाने या बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडिंग, घास फूस निकालना, डिगिंग, देन उसके बाद हार्वेस्टिंग, फसल काटना। अगर ये काम बिना बेसिक ऑपरेशंस यानी कि टेलिंग एंड सोइंग के किए जाएं तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और सेकंड रूल है कि अगर ये काम बेसिक ऑपरेशन के साथ उसके कंटिन्यूएशन में किए जाएं तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। इसी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ भी है, CIT वर्सेस ज्योतिकाना चंदुरानी 1957 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि एग्रीकल्चर में बेसिक और उसके तुरंत बाद होने वाले सब्सिक्वेंट ऑपरेशन दोनों शामिल है, और जो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ यानी कि वाइल्ड ग्रोथ, जंगल में पेड़ या अपने आप उगी हुई घास से होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं हुई, क्योंकि इसमें कोई भी बेसिक ऑपरेशन नहीं हुई है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो भी हमने डेफिनेशन में इनकम के सोर्सेज पढ़े थे कि एग्रीकल्चर इनकम मींस इनकम डिराइव्ड या प्रोसेसिंग की इनकम या फार्म बिल्डिंग से जो भी इनकम है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले है हमारे पास इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, जो दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में, जिसमें हम देखते हैं रेंट वर्सेस रेवेन्यू। रेंट जब एक टेनेंट लैंडलॉर्ड को ज़मीन यूज़ करने के लिए कैश या काइंड यानी कि फसल का हिस्सा उसमें पेमेंट देता है, और रेवेन्यू ये रेंट से ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, इसमें ज़मीन से मिलने वाला कोई भी यील्ड या प्रॉफिट शामिल होता है। और गोल्डन रूल ये है कि इनकम का डायरेक्ट सोर्स ज़मीन से होना चाहिए, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने किसी को ज़मीन खेती के लिए दी हुई है और उसने रेंट देने में देरी की, तो उस रेंट पर आप जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। इसी के रिगार्डिंग हमारे पास एक केस है, CIT वर्सेस कामाख्या नारायण सिंह 1948 का केस है। इस केस में इशू क्या था कि क्या रेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट एग्रीकल्चरल इनकम है। तो कोर्ट ने कहा था कि डिले इन पेमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल की वजह से मिला हुआ जो इंटरेस्ट है वो एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट केस है हमारे पास CWT वर्सेस ऑफिसर इन चार्ज। इसमें कहा गया था कि अगर ज़मीन को मार्केट या मेला लगाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, खेती के लिए नहीं, तो उससे होने वाली कमाई नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस टू रेंडर प्रोड्यूस फिट टू मार्केट, कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा किसी प्रोड्यूस को मार्केट के लिए फिट बनाया जाता है, जिसके प्रोविज़न दिए गए हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज V सब क्लॉज 2 में। तो इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं कि खेती के प्रोडक्ट पर की गई प्रोसेसिंग से होने वाली कमाई सिर्फ तभी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी जब ये प्रोसेस आम तौर पर एक किसान यानी कि कल्टीवेटर ही करता हो, ये प्रोसेस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लायक यानी कि फिट फॉर मार्केट बनाने के लिए ज़रूरी हो, नेसेसरी हो, उस प्रोडक्ट का रॉ स्टेट यानी कि जो कच्चा रूप है उसके लिए कोई मार्केट एग्जिस्ट ही ना करती हो। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे शुगर केन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक केस भी है सक्करलाल वर्सेस CIT का। इसमें कहा गया कि इसमें क्या था कि अगर गन्ना यानी कि शुगर केन एज इट इज़ मार्केट में बिक सकता है और किसान उसे गुड़ बनाता है सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, तो वो तो हो गई उसकी बिजनेस इनकम। लेकिन अगर आसपास मतलब रूल ये है कि अगर आसपास शुगर की फैक्ट्रीज़ हैं यानी कि रॉ शुगर केन का मार्केट है, तो गुड़ बनाना खेती का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर उस एरिया में शुगर केन का कोई ख़रीदार ही नहीं है, तो गुड़ बनाना एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस बन जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर तो आपके पास मार्केट अवेलेबल है, तब भी आप मार्केट के अवेलेबल होने के बाद भी अगर गुड़ बना के बेचते हो तो वो बिज़नेस इनकम है। लेकिन अगर आपके पास शुगर केन से मतलब उसका गुड़ बनाने के लिए मार्केट अवेलेबल ही नहीं है, आपका रॉ प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई मार्केट ही नहीं है, तब अगर आप उसका गुड़ बनाते हो तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी।
इसी की कुछ सिमिलर एग्जांपल्स भी होंगी हमारे पास, जैसे कि एलो और सीसल प्लांट्स के लिए कि इनसे ना फाइबर यानी कि रेशे बनाना एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि फाइबर बनाए बिना ये मार्केटेबल ही नहीं होते हैं। इसी तरह तंबाकू की अगर हम बात करें तो पत्तों को सुखाना यानी कि ड्राइंग और स्ट्रिपिंग एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन उन पत्तों से बीड़ी बनाना ये बिजनेस इनकम है। और सिमिलरली अगर हम टी की बात करें तो CIT वर्सेस वुडलैंड 1965 का केस है। इसमें यह कहा गया था कि ग्रीन टी लीव्स आर मार्केटेबल, जो भी ग्रीन टी लीव्स होंगे वो मार्केटेबल हैं और उनसे जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैक टी, उसको ब्लैक टी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उससे जो इनकम होगी वो क्या है, वो बिजनेस प्रोसेस है और वो क्या होगी, बिजनेस इनकम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ प्रोड्यूस एंड फार्म हाउस इनकम, कि खेती का सामान की बिक्री और फार्म हाउस पर टैक्स के नियम, जिसमें हम पहले देखेंगे सेल ऑफ प्रोड्यूस यानी कि फसल की बिक्री और इसको कौन कौन कर सकता है, और कौन अगर सेल ऑफ प्रोड्यूस से इनकम रिसीव कर रहा है तो उनकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। और इसके रिगार्डिंग हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज B सब क्लॉज 3, जिसमें ये कहा गया है कि पहले तो कौन बेच सकता है, ये इनकम किसान यानी कि कल्टीवेटर या रेंट इन काइंड लेने वाले लैंडलॉर्ड को होनी चाहिए। दूसरी है कंडीशन, आपने वही प्रोड्यूस बेचा है जो आपने खुद उगाया है या रेंट के रूप में रिसीव किया है। थर्ड है प्रोसेसिंग लिमिट, यानी कि बिक्री से पहले आपने सिर्फ वही प्रोसेसिंग की है जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, कि सिर्फ वही प्रोसेसिंग जो प्रोडक्ट को क्या हो, फिट फॉर द मार्केट बनाने के लिए ज़रूरी हो, सिर्फ उतनी ही प्रोसेसिंग आपने की है, तभी उससे जो इनकम रिसीव होगी वो किसके अंडर आएगी, सेल ऑफ प्रोड्यूस और एग्रीकल्चरल इनकम के अंडर आएगी। देन नेक्स्ट है हमारे पास इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, जो दी गई है फार्म बिल्डिंग या फार्म हाउसेज, जो दी गई है हमारे पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज C में। इसमें है कि खेती की ज़मीन पर बनी बिल्डिंग जैसे ड्वेलिंग हाउसेज या स्टोर हाउसेज से होने वाली इनकम एग्रीकल्चरल इनकम तभी होगी जब ये तीनों शर्तें पूरी हों। कौन कौन सी? पहली है लोकेशन, कि बिल्डिंग उस खेती की ज़मीन के ऊपर या उसके बिल्कुल करीब होनी चाहिए। दूसरा यूजेज, यानी कि बिल्डिंग का इस्तेमाल किसान के रहने के लिए यानी कि ड्वेलिंग हाउस या सामान रखने के लिए जैसे कि स्टोर हाउस या आउट हाउस होना चाहिए। तीसरा है लैंड स्टेटस, ज़मीन या तो लैंड रेवेन्यू के दायरे में आती हो या फिर वो अर्बन लिमिट से बाहर हो, क्योंकि अगर वो अर्बन लिमिट्स में आ गई तब तो उससे होने वाली इनकम एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट ही नहीं होगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट केस देख लेते हैं, CIT वर्सेस PZ स्टेट। इसमें क्या था कि अगर आप, इसमें कोर्ट ने बोला था कि अगर आप गोल्फ कोर्स के लिए स्पेशल क्वालिटी की ग्रास उगा रहे हैं तो उसे भी एग्रीकल्चरल इनकम में ही माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्शियल एग्रीकल्चरल इनकम, ये दो कंसेप्ट है, जिसमें पहले तो हम देखते हैं कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, इसमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं और ये पक्की लिस्ट दी हुई है कि अगर तो इनका खेती से कोई लेना देना दिखता नहीं है, फिर पर लॉ इन्हें एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानता, मतलब है तो ये किसी तरीके से लैंड से जुड़ी हुई, ठीक है, लेकिन फिर भी लॉ जो है इनको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानता। जैसे कि मार्केट्स या हार्ट्स, यानी कि ज़मीन पर बाज़ार या हाट लगाने से होने वाली कमाई, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। देन माइनिंग या स्टोन क्वेरिंग, इसमें मतलब ज़मीन से पत्थर निकाले जाते हैं लेकिन फिर भी वो माइनिंग रॉयल्टीज़ या जो भी मतलब ज़मीन से जुड़े हुए तो हैं लेकिन एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आते हैं। फिर है फिशरी एंड फेरी, मछली पालन या कश्ती चलाना। देन है डेयरी एंड पोल्ट्री, इसमें कि डेयरी फार्मिंग, मक्खन चीज़ ये सब बनाते हैं, या पोल्ट्री फार्मिंग, तो ये भी इसमें इन एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आते हैं। फिर ब्रिक मेकिंग, यानी कि ज़मीन की मिट्टी से ईंटें बनाना। देन स्पॉन्टेनियस ट्रीज़, यानी कि अपने आप उगे हुए पेड़ों को बेचना। देन वाटर सप्लाई, इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई करना, ये सब चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आती हैं। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास पार्शियल एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। जब एक ही बिजनेस में खेती और मैन्युफैक्चरिंग दोनों हो रहे हों तो हम अपोर्शनमेंट यानी कि उसका हिस्सा बांट देते हैं कि कितनी इनकम जो है वो
एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी और कितनी इनकम जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस बिज़नेस या उस जैसे कि टी की अगर हम एग्जांपल लें तो उसका नेचर ही ऐसा है कि कुछ तो उसमें जो है काम वो एग्रीकल्चरल हैं, कुछ जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल हैं जो बिज़नेस में आते हैं। तो इसीलिए इसकी अपॉर्शनमेंट करी गई है, इसको हिस्सों में बांट दिया गया है कि भाई इससे जो भी इनकम रिसीव होगी ना वो इतनी एग्रीकल्चरल इनकम में होगी और इतनी नॉन एग्रीकल्चरल यानी कि बिज़नेस इनकम में होगी। तो टी की अगर एग्जांपल ले तो टी के केस में 60% जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम होती है और 40% बिज़नेस इनकम, और वो टैक्सेबल होती है। रबड़ के केस में 65% इनकम जो है वो एग्रीकल्चरल है और 35 बिजनेस। वहीं कॉफ़ी की अगर हम बात करें जहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है, ग्रोन एंड कर्ड, तो वहाँ पे 75% इनकम एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी और 25% बिजनेस इनकम में। और अगर यहाँ पे कॉफ़ी की सेकंड एग्जांपल है कॉफ़ी, जहाँ पे कॉफ़ी रोस्ट करी जाती है और ग्राउंडिंग करी जाती है, रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग करी जाती है, वहाँ पे 60% इनकम जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी और 40% इनकम जो है वो बिजनेस इनकम में आएगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ एंड डिविडेंड इनकम का कंसेप्ट। तो पहले बर्डन ऑफ प्रूफ देख लेते हैं कि भाई सबूत की जिम्मेदारी किसकी है। तो ये असेसी यानी कि टैक्स भरने वाले की जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे कि उसकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है। लॉ ये मानकर नहीं चलता कि आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, आपको डॉक्यूमेंट और फैक्ट्स के साथ इसे साबित करना पड़ेगा। अब इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग हम एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देख लेते हैं जो है हमारे पास बच्चा एफ गुजदार वर्सेस CIT 1955 का केस है। इसमें फैक्ट्स क्या थे कि एक शेयर होल्डर ने क्लेम किया कि क्योंकि टी कंपनी के 60% इनकम एग्जेम्प्ट है इसलिए उसे मिलने वाला डिविडेंड भी 60% एग्जेम्प्ट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि कोर्ट ने इसे मना ही कर दिया, क्योंकि लॉजिक क्या था कि कंपनी और शेयर होल्डर दोनों अलग अलग लीगल एंटिटीज़ हैं। डिविडेंड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट से मिलता है, ज़मीन से नहीं। तो डिविडेंड इनकम हमेशा टैक्सेबल होगी और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। वहीं अगर हम पार्टनर सैलरी का कंसेप्ट देखें तो उसमें बिल्कुल ऑपोजिट लॉजिक लगता है। जैसे कि हाँ, ये केस लॉ है। यहाँ पे क्या है कि केस है हमारे पास CIT वर्सेस पुटका वर्सेस HC डेट। इसमें क्या है, 1971 का केस है। इसमें ये क्वेश्चन उठा कि क्या एक पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाली सैलरी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। तो यहाँ पे ये लीगल प्रिंसिपल सेट करा गया कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से अलग नहीं होती है, नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन। तो सैलरी सिर्फ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने का एक तरीका होता है। और यहाँ से ये निकला कि अगर फर्म की इनकम एग्रीकल्चरल होती तो वो पार्टनर को मिलने वाली सैलरी भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, यानी कि एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। देन नेक्स्ट है हमारे पास एन्युटी एंड स्टैंडिंग क्रॉप का कंसेप्ट कि क्या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स और ट्रेडिंग या प्रॉफिट एग्रीकल्चरल इनकम है। तो इसमें पहले हम एन्युटी का देख लेते हैं कि जो वार्षिक भुगतान जिसे बोलते हैं, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट केस है गोपाल सरन नारायण सिंह वर्सेस CIT। इसमें क्या था कि एक इंसान ने अपनी ज़मीन यानी इस्टेट किसी को ट्रांसफ़र कर दी और बदले में उसे लाइफ एन्युटी यानी कि सालाना पैसे मिलने लगे जो उसकी ज़मीन पर चार्ज था। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। इसका रीज़न ये था कि कमाई का सोर्स ज़मीन नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉवेनेंट है। तो जो इनकम हमें कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। वहीं स्टैंडिंग क्रॉप का अगर हम केस देखें तो CIT वर्सेस मडी वेंकटा सुबैया 1951। आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। इस केस में क्या था कि फैक्ट्स क्या थे कि एक असेसी ने खेती की खड़ी फसल यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप खरीदी, उसे कटवाया, हार्वेस्ट किया और मार्केट में बेच दिया। तो ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। और इसका रीज़न ये था कि खरीदने वाले ने कोई बेसिक ऑपरेशंस जो हमने पहले पढ़े थे जिसमें टाइलिंग और सोइंग आता है, वो बेसिक ऑपरेशंस नहीं किए हैं, इसलिए ये सिर्फ क्या है, ट्रेडिंग और बिजनेस प्रॉफिट है। तो ये क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम।
और अगर हम मैनेजिंग एजेंट्स के रेम्यूनरेशन की बात करें कि अगर किसी को एग्रीकल्चरल कंपनी का प्रॉफिट मैनेज करने के लिए मान लो 10% कमीशन मिल रहा है, जैसे इस केस में हुआ था प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस सीआईटी, तो वो बिजनेस इनकम है क्योंकि वो उसकी सर्विसेज की फ़ीस है, ज़मीन का रेवेन्यू नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास 2 केसेस हैं, एक टबैको का और एक सेरिकल्चर का। तो जो टबैको वाला केस है इसमें सिमिलर है जो पहले पढ़ा था कि पत्तों को सुखाना यानी कि ड्राइंग जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोसेस में आएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस है सेरिकल्चर का, के लक्ष्मणन एंड कंपनी वर्सेस सीआईटी। इसमें क्या था कि मलबरी के जो पत्ते उसको उगाना वो क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है। वहीं सिल्क वॉर्म्स को पालना, रियरिंग, वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। एंड जो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कुकून्स है, इट इज़ ऑल्सो अ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो थैंक you for watching this video. I hope you liked today's lecture. If you found this lecture helpful, do not forget to like, share, subscribe to the channel Understand Law for more easy law lectures. See you in the next class. तब तक के लिए be positive and stay happy.